चलिए बात करेंगे पानीपत की और पानीपत के मजदूरों की। दरअसल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने 30 सितंबर के बाद कोयला संचालित उद्योगों को बंद किए जाने के निर्देश दिए गए थे। यानी कोयले से चलने वाले उद्योगों को बंद किया जाए, ये निर्देश दे दिए गए थे। इस निर्देश के बाद पानीपत में रोजगार का संकट लोगों के सामने आ गया है। हालात तो ये हो चुके हैं कि 3 दिनों में 500 डाइंग यूनिट और 100 कंबल प्लांट बंद हो चुके हैं। इससे पानीपत का निर्यात भी ठप हो गया है। केमिकल, पैकेजिंग, धागा, बेडशीट समेत तमाम उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। ये सभी उद्योग डाइंग यूनिट पर निर्भर हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में पानीपत में चल रहे 20,000 उद्योग पूरी तरह से प्रभावित होंगे। इससे आहत लोगों का कहना है कि बैठक बुलाई गई है, चर्चा की गई है। उद्यमी दरअसल इसके खिलाफ अब रणनीति बना रहे हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार इस मामले को लेकर, इन निर्देशों को लेकर दखल दे, उद्योगों को चलने दिया जाए, ये मंजूरी दी जाए। बॉयलर को पीएनजी पर शिफ्ट करने के लिए एकाएक ही नहीं हो सकता। इसे लेकर 2 साल का कम से कम वक्त दिया जाए कि 2 साल दिए जाएं, उसके बाद ही बॉयलर को यानी कोयला संचालित जो उद्योग हैं उनको पीएनजी पर शिफ्ट किया जाना मुमकिन होगा। अगर सरकार कोई फैसला नहीं लेती है, अगर सरकार दखल नहीं देती है, सरकार मजदूरों के पक्ष में नहीं आती है, तो सभी औद्योगिक संगठन एक मंच पर आकर फैसले का विरोध करेंगे। सरकार को चेताया गया है और कहा गया कि अगर सरकार ने मांग नहीं मानी तो 12 अक्टूबर के बाद बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे। उद्यमियों ने देश की प्रतिष्ठा को लेकर भी कहा है कि देश की प्रतिष्ठा बचाना उनका फर्ज है, उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए विदेशियों को समय पर उनका माल मिलना चाहिए। इसलिए उद्योगों को कम से कम बंद न किया जाए। इधर उद्योग बंद हो जाने के बाद मजदूर परिवार पानीपत से अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। अप्रवासी मजदूर इस काम के सीजन में घर जाते नजर आए हैं। तो देखिए, रोजगार का संकट पहले भी है। हालांकि सरकार कहती है कि हम लगातार रोजगार दे रहे हैं, युवाओं के रोजगार के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो पहले से रोजगार थे, जो पहले से उद्योग थे, उन्हें कोयला संचालित से पीएनजी पर शिफ्ट किए जाने के निर्देश के बाद अब पूरी तरह से संकट मजदूरों पर और साथ ही उद्योगों पर नजर आ रहा है। अब सरकार से मांग की गई है कि सरकार दखल दे। सरकार को वक्त दिया गया है। अगर सरकार ने निर्धारित वक्त में अल्टीमेटम के तहत काम नहीं किया, मजदूरों के पक्ष में, उद्योगों के पक्ष में फैसला नहीं लिया गया, तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, ये भी साफ तौर पर कहा गया है। इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। एक खास पैनल मेरे साथ जुड़ा है। प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री जुड़े हैं, स्वागत है आपका। हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और पानीपत से हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आप दोनों ही प्रवक्ताओं के पास आए, उनसे पहले हम जानकारी ले लेंगे हमारे संवाददाता से। जितेंद्र, आप बताएं कि अब क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि अल्टीमेटम तो सरकार को दिया जा चुका है कि सरकार दखल दे, सरकार उद्योगों के, उद्यमियों के पक्ष में फैसला ले, और अगर ऐसा नहीं करती तो बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एनजीटी के अंतर जो है एक्यूएम जो है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का एक साल पहले जो है जो कोयला व्यापारी, मैं ये कहूँगा कि जो जितने भी उद्योग थे जो कोयले से चलते थे उनको एक अल्टीमेटम दिया गया था और 30 सितंबर उसकी लास्ट डेट थी। इसी को लेकर लगातार जो है जो उद्यमी हैं वो लगातार बैठक कर रहे हैं। उनका यही कहना था कि देखिए हमें टाइम कम दिया गया है। जिस तरीके की अगर पीएनजी पर शिफ्ट करते हैं या फ्यूज पर शिफ्ट करते हैं तो उसके लिए बर्नर की आवश्यकता होती है। उनका यह भी कहना था कि बर्नर जो है यहाँ पर नहीं मिल रहा, बर्नर विदेशों से मंगाना पड़ेगा। लेकिन जो 500 उद्योग हैं उनको अगर आप पीएनजी पर शिफ्ट करते हैं तो उसके लिए टाइम चाहिए और लगातार जो है उनको उनका ये भी कहना था कि हम लोगों को ये भी बताया जाए कि किस तरीके की ये ट्रेनिंग होगी, किस तरीके से वो काम करेंगे। अभी फिलहाल 10% उद्योग जो है वो पीएनजी पर चल रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो है जिस तरीके से सरकार को लेकर लगातार व्यापारियों में एक हड़कंप है कि हम सरकार से बार बार विनती कर रहे हैं लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। दूसरी तरफ मैं बता दूं कि देखिए जो हैंडलूम हो या ड्राइंग एसोसिएशन के अंतर्गत जो मजदूर हो, कम से कम 7 लाख ऐसे मजदूर हैं। मैं अगर पानीपत की बात करूं तो देखिए 7 लाख ऐसे लोग हैं जिन पर इसका जो है असर पड़ने वाला है। वहीं मजदूर लोग जो हैं अपने परिवारों के साथ ट्रेन पकड़कर चुपचाप जो है वो अपने घरों की तरफ निकल रहे हैं। उसका सीधा सा कारण ये है कि देखिए वो जिस डाइंग हाउस में काम करते हैं उसके अंतर्गत वो बैठकर क्या करें। उनका यही कहना था कि अब 23 त्योहार सिर के ऊपर है लेकिन हम लोगों का परिवार पालन पोषण करना मुश्किल हो जाएगा
क्योंकि अगर हमें पैसा ही नहीं मिलेगा तो हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। दूसरा डर ये भी है कि जिस तरीके से इसके अंदर निर्देश है कि आपको 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 5 साल की सजा का प्रावधान है, तो उसको लेकर भी उद्यमियों का कहना है कि हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम लगातार उद्योग चलाएं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हमारा बड़ा सॉफ्ट टारगेट है, जब भी चाहती है सरकार हमें टारगेट कर लेती है। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, काफी अहम जानकारी आप दे रहे हैं। शास्त्री जी, आपने सुना हमारे संवाददाता को, और जाहिर है मामला बढ़ा के आपकी जानकारी में भी है। एक तरफ तो सरकार रोजगार देने की बात भी करती है, प्रयास भी करती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में अगर लोगों के रोजगार पर आ बनेगी तो क्या सरकार दखल नहीं करेगी? सरकार कोई मदद नहीं करेगी? देखिए ज्योति जी, दोनों बातें अपने अपने स्टैंड पर महत्वपूर्ण है। देश का क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी पोल्यूशन का बड़ा भारी मामला, पूरी दुनिया भर में उसमें चेतावनी दी जा रही है, और भारत सारी दुनिया का नेतृत्व इस विषय में कर रहा है कि हम अपने स्तर पर अपना पोल्यूशन को समाप्त करेंगे। और उसमें पहला काम यह है कि हम इन सारे पुराने जो डरे थे उनको बदलकर नए सिस्टम पर आए। लेकिन उतनी ही चिंता रोजगार की भी है, क्योंकि लाखों लोग जो हैं वो इस रोजगार से जुड़े हैं। समय से सब लोगों को कहा गया था, डेडलाइन भी दी गई थी, लेकिन केवल 10% लोग उसको कवर कर पाए, बाकी लोग नहीं कर पाए। लेकिन दोनों पक्षों को देखते हुए सरकार, दोनों की चिंता है और दोनों के बारे में बात करेंगे। आज कुछ प्रतिनिधिमंडल सरकार से बात करेंगे और मुझे लगता है कि सकारात्मक पक्ष को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा समय और मिल जाएगा तो उद्योगपतियों को, जो बाकी लोग हैं इस सिस्टम में रहने वाले, उनको भी समझना चाहिए इस बात को लेकर कि रोजगार तो ठीक है, लेकिन जब रोजगार स्वास्थ्य पर ही अटैक करेगा तो आदमी आखिर कब तक क्या कर पाएगा। ये सरकार का विषय है, तो बिल्कुल ठीक, लेकिन जनता के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, देखिए एयर क्वालिटी के साथ भी समझौता नहीं हो सकता। उसके परिणाम अभी हमें सर्दियों में भी दिखेंगे और खास तौर पर आगामी दिनों में दिखेंगे, इसमें कोई दराय नहीं। लेकिन विद्रोही जी, जो रोजाना कमाकर खाने वाले लोग हैं, जो रोजी रोटी के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, जो मजदूर हैं, उनके सामने क्या विकल्प हो सकता है ये पानीपत छोड़कर अपने घर वापस लौटने के अलावा? ज्योति जी, पहले तो आपको दुर्गाष्टमी की मुबारक हो, आपके दर्शकों को भी। जी, आपको भी। ये मामला कोई आज का नहीं है। कोविड से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी कि भाई एनसीआर में जितने भी कोयला आधारित उद्योग हैं, थर्मल प्लांट हैं, बंद किए जाए। दुर्भाग्य से कोविड संक्रमण का समय आ गया और पानीपत के अंदर इतनी भारी मार पड़ी कि मजदूरों का फ्लाइट हो गया, उद्योगपतियों की कमर टूट गई। अब मुश्किल से वो उद्योग दोबारा शुरू हुए हैं, लोग पकड़ी पर आए हैं। इस बीच सरकार की यह जिम्मेदारी थी कि जो पीएचडी में आपने मरम्मत करना था उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप तैयार करते। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, एयर क्वालिटी कमीशन ने बंद करने का 30 सितंबर के आदेश दे दिया, पर कोई भी नहीं देख रहा कि क्या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया भी है, नहीं बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो अगर आपको कोई बदल भी ले तो बर्नर नहीं है। आप बर्नर को लेने में 1 साल की कहते हैं क्यों में लगना पड़ता है, 1 साल बाद मिलेगा। तो ये बर्नर कौन उपलब्ध कराता? सरकार ही तो बदल करती। और इन सबको मद्देनजर रखकर सरकार समय बनाती या फैसले करती कब तक हो। अब पानीपत के अंदर 7 लाख मजदूर इससे प्रभावित होंगे और हरियाणा बेरोजगारी में पहले ही नंबर 1 है और 7 लाख मजदूर पलायन होंगे, उद्योग उजड़ जाएंगे और जो अप्रत्यक्ष लोगों का नुकसान होगा वो अलग। 10,000 करोड़ का जो मार्केट है विदेश की, जो हम दुनिया में चीजें भेजते हैं, वो बंद होगी, हमारी साथ गिरेगी। तो उद्योगपतियों की ये बात तो बिल्कुल जायज है कि भाई हमें समय मिले और सरकार हमारी सहायता करे, अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी करे। और जो आर्थिक कमर टूट गई उसमें कोयले से पीएनजी में परिवर्तित करने के लिए कोई बैंकों से उनको आर्थिक सहायता भी दिलवाए। अब दोनों चीजें जरूरी है। मैं नहीं कहता कि भाई एयर क्वालिटी में समझौता किया जाए। अभी ये उद्योगपतियों की मांग है जो 300 पीएम
की बजाय 80 PM जो एडवांस जो है उसकी जगह 300 किया जाए। तो इस बीच का रास्ता सरकार को निकालना होगा। ठीक है, इसी पर कोई समय नहीं किया जाएगा तो दो ही बातें होंगी कि मजदूर पलायन हो जाएगा, उद्योगपतियों की कमर टूट जाएगी और पानी का जो उद्योग है वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, अगर सरकार ने बीच का रास्ता नहीं निकाला तो। बिल्कुल। जितेंद्र, आपने सुना, अभी कांग्रेस प्रवक्ता को भी आप सुन रहे थे, साथ ही बीजेपी प्रवक्ता की ओर से कहा गया कि आज उद्योगपतियों का कोई प्रतिनिधि सरकार से मुलाकात करने वाला है। उम्मीद ये की जा रही कि कोई राहत मिल सकती है। देखिए, जिस तरीके से एनजीटी के अंतर्गत जो है, मैं आपको बता दूं कि उद्योगपतियों का यही कहना था कि हम इस मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मिल चुके हैं, ऊपर सेंटर में भी हम कई मिनिस्टरों से बात कर चुके हैं। तो उसको लेकर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से 12 तारीख लास्ट डेट दी गई है और 12 तारीख के बाद जो है लगातार मजदूरों वो एनसीआर का मतलब ये है, ये मान लीजिए गुड़गांव, फरीदाबाद आज जो मीटिंग हो रही है। मैं एक और चीज आपको बता दूं ज्योति के, देखिए इसमें एनसीआर में जितने भी उद्योग हैं, जो कोयला संचालित उद्योग हैं, उनके बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं वो आज पानीपत में मीटिंग करने वाले हैं और उसके ऊपर भी बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन सवाल यहां ये उठता है कि जिस तरीके से देखिए इस समय जो है जो व्यापारी हैं उनके पास बर्नर नहीं है। बर्नर लेने के लिए अगर काम किया जाए तो साल भर लगेगा। उनको समझाने के लिए अगर पीएनजी या फ्यूल पर आते हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है, उसको समझाने के लिए, उसको बताने के लिए, उसको क्रियान्वित करने के लिए एक टाइम पीरियड होना चाहिए। उनका यही कहना था कि हमें पता ही नहीं है, इसको लिए भी सरकार को ये चाहिए। और एकदम से 500 यूनिट, जिस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता को मैं सुन रहा था कि उन्होंने कहा कोरोना के दौरान, देखिए कोरोना के दौरान भी जो है व्यापारियों का इस समय अगर आप एक्सपोर्ट की बात करें तो 15,000 से 20,000 करोड़ के करीब एक्सपोर्ट है। उनका व्यापारियों का यह भी कहना था कि देखिए अगर एक्सपोर्ट बंद हो जाता है यूरोप और जापान से है तो कहीं ना कहीं वो चाइना शिफ्ट कर देगा। चाइना को जैसे ही पता लगा कि भारत के अंदर इस तरीके का है तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जो बड़े बड़े कैंटर होते हैं उनको लेकर भी जो है उसने बड़ी रियायत दी है। तो सबसे बड़ी बात है व्यापारियों का यही कहना है, जिस तरीके की आज मीटिंग रखी जाएगी एनसीआर के अंदर, कि हमें राहत दी जाए और इस विषय को लेकर कम से कम 1.5 से 2 साल का हमें टाइम दिया जाए ताकि हम पीएनजी या फ्यूल पर आने के लिए सक्षम हो, हम चला सकें। अब रही दूसरी बात मजदूरों की, अब मजदूर देखिए कि पीक का समय है। अगर डोमेस्टिक की बात की जाए तो डोमेस्टिक का इस समय जो बिजनेस है वो 25,000 से 30 करोड़ का बिजनेस है। लेकिन जो लगातार मजदूर हैं जो इसमें काम कर रहे हैं वो लगातार अपने परिवारों के साथ पलायन कर रहे हैं। उनका कहना है कि लड़ाई लंबी अगर चली तो हम मकान का किराया कैसे देंगे, हम अपना लालन पोषण कैसे करेंगे। वो बच्चों के साथ भी हैं, हमने वो तस्वीरों में भी दिखाया कि किस तरीके से। तो ये समस्या जो है बढ़ती जा रही है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री जो है उनका वो दुबई में है, उसके बाद आते हैं तो किस तरीके का उनका रहता है। लेकिन व्यापारी जो है लगातार इसको लेकर चिंतित हैं। आज देखिए सोमवार है, सोमवार को हमने देखा कि किस तरीके से ताले लगने लगे हैं, व्यापारी लोग घर पे बैठे हैं। उनका यही कहना था कि जो हमारा पीक का टाइम है, त्योहारों का टाइम है, इस समय काम ज्यादा होता है, लेकिन हम लोगों को सरकार ने जो है एक घर में बंद करके रख दिया। तो अपने आप में चिंता का विषय है ज्योति के किस तरीके से औद्योगिक नगरी पर जो चोट पड़ी है वो किस तरीके से इसका समाधान निकलता है। जी बिल्कुल ही देखना होगा। और शास्त्री जी, क्या सरकार के सामने कोई विकल्प है जिससे इन लोगों की मदद हो, और सरकार क्या कोई आश्वासन देने की स्थिति में है? देखिए ज्योति जी, जिस प्रकार की एक रिपोर्टिंग हो रही है ना, अफरा तफरी हो सब, ऐसा कुछ नहीं है, सब सामान्य, सब लोग समझते हैं। रोजगार की महत्ता को भी सरकार समझती है, एक्सपोर्ट को भी समझती है और पॉल्यूशन को कंट्रोल करना उसको भी समझती है। सरकार के पास सब प्रकार के साधन है और कहीं कोई टेंशन में और आने की बात नहीं, समझेंगे और इसका सॉल्यूशन निकलेगा। व्यापारियों को पहले पर्याप्त समय दिया गया था, लेकिन वो कि इस पुराने सरकारी ढर्रे पर चलेगा ऐसा करके इसलिए इसको टाइट किया है। लेकिन ये जीवन मरण का प्रश्न है। पोल्यूशन, रोजगार जितना जरूरी उतना पोल्यूशन भी जरूरी है और उसके लिए मुझे लगता है कि आज शाम तक सरकार की ओर से कोई एक टाइम लिमिट में थोड़ा भी बढ़ोतरी मिलेगी। लेकिन मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी उद्योगियों से और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से आग्रह है। शास्त्री जी, आपको क्यों लगता है कि अफरा तफरी नहीं मची है? हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि काफी बड़ी संख्या में मजदूर, अप्रवासी जो मजदूर के वो अपने घर वापस लौट रहे हैं, लोगों के रोजगार पर, उनकी रोजी रोटी पर आबनी है। देखिए ज्योति जी, ये दीपावली का त्योहार है। अच्छा, दीपावली पर लोग इधर उधर आने जाना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। देश में साल भर का एक बार त्योहार आता है, इसमें कई लोग अपनी योजनाएं बनाते हैं और आना जाना है।
लेकिन मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपको जल्दी और इसमें पॉजिटिव रिपोर्ट मिलेगी, सरकार उसका समाधान निकालेगी। ऐसा नहीं है कि सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है और बातचीत नहीं हो रही, बातचीत भी हो रही है। शाम तक, देर रात तक आपको इसमें पॉजिटिव रिस्पांस सरकार की ओर से, बाकी विभागों की ओर से देखेंगे। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश और भारतीय जनता जो इस पोल्यूशन से पीड़ित होती है, विशेष रूप से आने वाले समय में जो होगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ चीजें व्यवस्था करनी पड़ेगी और सबको इसके अंदर सहयोग करना चाहिए। अचानक कोई भीड़ आके नहीं टूटी कि आपको कल कहा था आज बंद कर दिया, ऐसा नहीं हुआ है। बहुत लंबे समय से प्रक्रिया चली हुई है और सबको डेट का पता था। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं मानवता के आधार पर दोनों चीजें हैं और सब लोगों को मिलजुल कर इस समस्या का समाधान निकालने का जो दायित्व है वो पूरा होगा। ठीक है विद्रोही जी, आपने सुना शास्त्री जी को। पहली बात तो ये कि अचानक नहीं हो गया है, इनका मानना है कि और ऐसी कोई अफरा तफरी भी नहीं मची है। जो लोग घर वापस लौट रहे हैं तो दीपावली का त्योहार भी आ रहा है, हो सकता है कि दीपावली के त्योहार को लेकर कोई प्लानिंग की हो, और साथ ही दावा ये भी है कि सरकार कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकालेगी। ज्योति जी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये मुद्दा 2 साल का है जी, और कोई भी ये उद्योगपतियों ने नहीं लटकाया। शास्त्री जी जरा समझे बात को, ये कोविड संकट की वजह से लटका था। जब 1 साल तक कोई काम ही नहीं रहा, अब व्यापारियों के पास पैसे नहीं थे, मजदूर नहीं थे, और जब 1 साल तक ये काम शुरू हुआ तो स्वाभाविक है डिले तो होना ही होगा था। अगर व्यापारी ईमानदारी से सरकार की गाइडलाइन का पालन करते तो भी डिले होना था। दूसरी बात, मैं शास्त्री जी की इस बात की सहमत नहीं हूँ कि अभी जो अफरा तफरी है उसके उस दिवाली की वजह से। शास्त्री जी 24 अक्टूबर को दिवाली है और प्राय मजदूर दिवाली के 5 या 7 दिन, 1 सप्ताह पहले जाना शुरू करते हैं। तो अगर अभी मैं तो ग्राउंड पर हूँ नहीं, यदि अभी अफरा तफरी बची है तो निश्चित रूप से मजदूरों के सामने ये संकट होगा कि उद्योग बंद होने वाले हैं, इसलिए हम दिवाली पर हमें घर जाना है तो इसलिए पहले चले जाओ, ये कारण हो सकता है। और मैं शास्त्री जी, अगर 12 अक्टूबर की डेडलाइन नहीं बढ़ाई गई तो निश्चित रूप से पानी तक के अंदर न केवल अफरा तफरी बनेगी अपितु भारी आर्थिक संकट होगा। नहीं, निश्चित मैं कहता हूं कि शाम तक, कल तक निश्चित आएगा, पॉजिटिव रिस्पांस आएगा, ऐसा नहीं होगा। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। जितेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं। साथ ही जितेंद्र, शास्त्री जी ने भरोसा जरूर दिया है कि कोई ना कोई रास्ता तो निकालेंगे, और ये एकाएक बिल्कुल नहीं हुआ है, वक्त दिया गया था उद्योगों को। लेकिन बात ये भी है कि कोरोना टाइमिंग भी इस दौरान रही। जी ज्योति, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं शास्त्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से अगर यहाँ के ऑर्डर जो है, एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है, वो चाइना में शिफ्ट हो जाएंगे, क्या इंडिया की या भारत की छवि को, साख को बट्टा नहीं लगेगा? दूसरी बात, मैं एक चीज और उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अफरा तफरी को कहा 12 तारीख तक। देखिए 12 तारीख को लेकर जो है वो जो मजदूर कहें या उद्यमी कहें, वो आराम से मीटिंग कर रहे हैं, बैठ रहे हैं। लेकिन 12 तारीख के बाद मैं ये हरियाणा न्यूज के माध्यम से आपको बता दूं कि 1 लाख मजदूर जो है अगर सड़कों पर होगा, अगर इसका तुरंत हल नहीं किया गया, इसके बारे में सोचा नहीं गया, और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि लगातार मजदूर जो यहाँ के जो हैं उद्यमी हैं, उद्यमियों का ये भी कहना था कि हमें बड़े सॉफ्ट टारगेट है, हमें सॉफ्ट टारगेट लिया जाता है, लेकिन जो किसान है, जो पुराली जलाते हैं, जो यातायात को नियंत्रण करते हैं, जो लगातार जाम की समस्या बनती है, उन पर ही संज्ञान नहीं लिया जाता। तो ज्योति पूछिए कि ये तो 2-3 क्वेश्चन है मेरे, इन पर इनका क्या कुछ कहना है? शास्त्री जी आप जवाब देंगे? हमारे संवाददाता जितेंद्र आपसे सवाल कर रहे हैं। देखिए जितेंद्र जी, जिस प्रकार की आपकी भाषा है ना, वो उद्यमियों के मुंह से कलवाते तो मुझे और अच्छा लगता। लेकिन ऐसा जैसा आप जिस भाषा में क्या है, क्या इसमें कोई फैक्चुअल मिस्टेक है? और सरकार भी नहीं सर, इसमें भाषा में क्या बात है? अगर ठीक है, बीजेपी का पक्ष तो आप रख रहे हैं ना, हम जो उद्यमी कह रहे हैं, जो उद्योग कह रहे हैं, उद्योगपति कह रहे हैं, वो पक्ष हम रख रहे हैं। सरकार का पक्ष नहीं रखने देंगे तो बात कैसे पूछेगी? नहीं, आप तो भाषा को लेकर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं ना, भाषा में क्या दिक्कत है? कैसी हो? रिपोर्टिंग एक आपकी अपनी होती है। देखिए रिपोर्टिंग एक आपकी होती है, एक जो आंदोलन करने की बात करते हैं, जो करते हैं, उनके शब्दों की बात होती है। मैं कह रहा हूं कि 12 अक्टूबर अभी दूर है। आज शाम तक ही मैंने 2-3 बार रिपीट कर लिया, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार नहीं रहते। आपको अच्छी रिपोर्ट मिलेगी
सरकार अच्छी इन बात सब है, हम बातों भी को उम्मीद ध्यान करते में हैं। रख रही है। अंतिम जो लोग नहीं कमेंट कर पाए उनको समय विद्रोही जी, मिलेगा। आपकी आखिरी लेकिन प्रतिक्रिया। 12 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया गया है, 12 तारीख तक का इंतजार नहीं करना होगा। हरियाणा न्यूज के पैनल पर शास्त्री जी कह रहे हैं कि आज शाम तक ही अच्छी खबर उद्योगपतियों से जुड़ी मिलेगी। मैं शास्त्री जी से पहली बात ये कहता हूँ, विपक्ष का काम और रिपोर्टर का काम तीखे सवाल पूछने का है। बिल्कुल। इसलिए शास्त्री जी तीखे सवालों से घबराओ मत, आप पूछे सरकार ना। को सवालों का जवाब देना चाहिए। और आशा करते हैं कि केवल अरे भैया, दूसरे के शब्दों को आप, दूसरे की बातों को आप शब्द क्यों दे रहे हो? हरियाणा को फायदा होगा, हरियाणा के मजदूरों को फायदा होगा, उद्योगों को फायदा होगा और सरकार को भी। तो हम हरियाणा के लिए बैठे हैं ना। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, साथ ही कांग्रेस बीजेपी प्रवक्ता को आपने सुना क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि देखिए एयर क्वालिटी भी बेहद महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है, लेकिन जो उद्योगपति हैं जिनके सामने संकट है, जो मजदूर हैं जिनके सामने संकट है, रोजगार का संकट छाया है, उनके लिए क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।